बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत शोर मचा रहा कल के दिन में, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। उनके बारे में एक ख़बर आती है और कुछ सहाफ़ी उस खबर को फैलाते हैं, और बाकायदा कुछ अकाउंट्स हैं, आपको पता है कि वो फ़ौरी तौर पे ऐसी खबरें देना शुरू कर देते हैं। चाहे वो खबरें हों जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से, चाहे वो दीगर जो जजेज़ हैं उनके हवाले से हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से हों, या अतर मिनुल्लाह साहब के हवाले से हों, या दीगर जो जजेज़ हैं उनके हवाले से। तो ये जज साहब के ख़िलाफ़ एक ख़बर चलवाई गई और उसमें ये दावा किया गया कि जज साहब के पास जो डिग्री है वो डिग्री जाली है, और ये कहा गया कि जी कराची की जामे से, यूनिवर्सिटी जो कराची की है वहाँ से जो उनकी डिग्री है वो उसकी तस्दीक नहीं हो रही, वो जाली डिग्री है। अच्छा, इसके ऊपर एक मुद्दा खड़ा कर दिया गया, इसका फिर नोटिस भी ले लिया अदालत ने, लेकिन इस मामले पे अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये मामला भेजा हुआ है। दरख्वास्त वहाँ पे दी हुई है, किसी ने कोई रेफरेंस जमा करवाया हुआ है। तो एक्चुअली ये कादी फ़ायद ईसा साहब के पास है। लेकिन आप गौर करें कि हुआ क्या। उसके बाद जो कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, जामिया कराची की इंतज़ामिया, उनके ऊपर एक दबाव था कि वो ये साबित करें कि जज साहब की जो डिग्री है वो मौजूद ही नहीं है, वो यहाँ पढ़ी ही नहीं है या जाली है। और ये मामला जो है वहाँ पे कुछ प्रोफेसर हजरात हैं जो ये महसूस कर रहे थे कि गैर ज़रूरी दबाव जामिया कराची के ऊपर डाला जा रहा है। उनमें एक बड़ा अहम नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब। ये जामिया कराची के उस्ताद हैं और ये सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। तो इन्होंने जब निशानदेही की इससे पहले भी और अब भी, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये वो शख्सियत हैं जो इस मामले को उठाएंगे, और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब के ऊपर एक मामला खड़ा किया गया है और एक झूठा मामला उनके ऊपर बनाया गया कि उनकी डिग्री जाली है या उनकी डिग्री है नहीं, तो इस मामले के ऊपर ये जज साहब एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और ना सिर्फ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर दबाव क्यों डाला जा रहा है एक ऐसा काम करने के लिए जो काम गलत है। तो आज सिंडिकेट की मीटिंग थी और वहाँ पे ये मामला रखा जाना था। तो जज साहब अपने घर से निकलते हैं और 1:30 बजे के करीब जब ये बाहर आते हैं तो एक जगह पे रास्ते में 3 गाड़ियाँ इनको घेर लेती हैं, और वहाँ से जज साहब को उतार के ले जाते हैं, पहले एक जगह पे फिर दूसरी जगह पे, और इनको हफ्ते बेजा में रखा जाता है, यानी हिरासत में ले लिया जाता है। फिर उनको पुलिस लेकर चली जाती है, इनके घर के करीब एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे इनकी वाइफ इनको ढूंढ रही है। और देखें, जब आप ढूंढते हैं तो आप पुलिस की तरफ भी जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि प्रोफेसर साहब की गाड़ी यहाँ पहुँच गई है। ढूंढते ढूंढते पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया, सोशल मीडिया पर रोला पड़ गया कि प्रोफेसर साहब कहाँ गए। और फिर बात ये खुली कि ये वो प्रोफेसर साहब हैं जो इस मामले के ऊपर एक डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, और वो ये गलत बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि जज साहब की डिग्री जाली है, ये मामला अब इस तरह किया जाए, या जज साहब के पास डिग्री मौजूद नहीं है और वो जाली डिग्री लेकर जा रहे हैं, मामला ऐसे किया जाए। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके रास्ते में एक रुकावट है। तो जज साहब क्योंकि गायब हो गए थे और रोला पड़ गया, उनकी एहलिया ने जाके देख लिया, उनकी गाड़ी वहाँ पे थी और उन्होंने शोर मचा दिया। उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने खुलकर अपने मुंह से बताया, ना सिर्फ थाने के अंदर बल्कि मीडिया के साथ खड़े होकर उन्होंने बताया कि जो गलत काम करने का कहा जा रहा था या जो दबाव डाला जा रहा था यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऊपर इस मामले में, जज साहब की डिग्री के मामले में, तो उसके ऊपर उनकी क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि हमने गलत काम नहीं करना या नहीं होने देना, तो इस वजह से उनको सिंडिकेट की उस मीटिंग के अंदर वो शामिल ना हो जाए, तो उन्हें गायब कर दिया गया उस वक्त। अब जब ज्यादा शोर पड़ा तो ये सारा मामला सबके सामने आ गया। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि एक प्रोफेसर ने सिर्फ डटने की वजह से, खड़े हो जाने की वजह से एक मिसाल कायम कर दी है। यानी चंद घंटे एक प्रोफेसर साहब खड़े हुए और उन्होंने पूरे मुल्क में अपना नाम रोशन कर दिया। पूरा पाकिस्तान उनको सलूट कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उनको सलाम पेश कर रहा है कि आपकी जुर्रत को और आपकी सच्चाई को सलाम है, हक के साथ खड़े होने को और डट जाने को सलाम है कि आपने झूठ का, फरेब का, धोखे का और फ्रॉड का आपने साथ नहीं दिया, बल्कि आप हक के ऊपर खड़े हो गए और आपने कहा जी गलत काम है वो मैं नहीं करूंगा और ना मैं करने दूंगा। अब हमेशा पाकिस्तानी
इन प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर रियाज अहमद साहब को इज्जत की और कदर की निगाह से देखेंगे। अच्छी बात यह थी इस सारे दिन में और जितनी एक्टिविटी होती रही कि पाकिस्तानी जो है, एक आम पाकिस्तानी या सोशल मीडिया के नौजवान, वो सारे के सारे लोग उस्ताद के साथ खड़े हुए। कोई भी जालिम के साथ या ज्यादती करने वाले के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की अक्सरियत उस उस्ताद के साथ खड़ी हुई। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे जिन दानिश्वरों ने जज साहब के ऊपर कीचड़ उछाला या जिन्होंने ये कोशिश की कीचड़ उछालने की, जिन लोगों ने बने बनाए मैसेजेस वसूल किए और उन्हें बगैर तस्दीक के सोशल मीडिया पर डाल दिया, अब वो लोग क्या जवाब देंगे? ये अपने गिरेबान में कैसे झांकेंगे? क्योंकि मामला तो खुल के सामने आ गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब कादी फायदीसा साहब को भी चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया हुआ है, बुलाकर पूछें प्रोफेसर साहब से। सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स को भी बुलाएं, एक प्रोफेसर अगवा हुए और वहां पे जो असातिज़ा हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, उन्होंने यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया कि 2 तारीख को पीर वाले दिन वो जामिया कराची को बंद रखेंगे और वो एहतजाज करेंगे, इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। तो जनाब, डट जाने वाले के लिए पाकिस्तानियों की नज़र में कितनी इज्जत है, इसका अंदाज़ा आप इमरान खान से भी कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब डट गए हैं ना, तो सारे के सारे रुड़ गए। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत रुड़ गई। सुबह होती है इमरान खान, दोपहर होती है इमरान खान, रात होती है इमरान खान। उसका नाम लेने पर पाबंदी है, उसके बगैर कोई टॉक शो नहीं हो सकता। उसका चेहरा दिखाने पर पाबंदी है, उसको दिखाए बगैर कोई चीज़ चल नहीं सकती। तो पाकिस्तान का जो स्याह और सफ़ेद है उसके बीच में हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है। किसी जगह पे ये नहीं आपको हैरत होगी कि कच्चे के डाकुओं का जिक्र करो तो वो वहां करें या यहां करें, बीच में इमरान खान। आप बलूचिस्तान के अंदर मामलात का जिक्र करें, इमरान खान। आप सिंध के मामलात का जिक्र करें, इमरान खान। आप महंगी बिजली का जिक्र करें, इमरान खान। क्योंकि हर चीज़ जो है वो इमरान खान के साथ मुंसलिक हो चुकी है। इस मुल्क की खुशियां मुंसलिक हो चुकी हैं, गम मुंसलिक हो चुके हैं। लोग उसको एक हीरो के तौर पे देखते हैं, लोग इमरान खान को अपने रहनुमा के तौर पे देखते हैं, और ऐसी मकबूलियत पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली। अब नया पंगा इनको ये पड़ गया है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं तो इनके कद इमरान खान के मुकाबले में और छोटे हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अपने नंबर कम आ जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, जितने मुखालिफ के नंबर ज़्यादा आ जाए तो तकलीफ होती है। तो ये मामले को आप ऐसे देख लें, इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो रोज़ाना इमरान खान से हारते हैं, रोज़ाना इमरान खान से शिकस्त खाते हैं। वो जेल में बैठकर इनको नाखून चने चबवाते हैं। अब इस शख्स को हराने के लिए मज़ीद गिरते चले जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान साहब की ये सारी कंपेन लीड कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा। जो मुखालफत पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, जो साजिशें कर रही है, इससे इमरान खान को उल्टा फ़ायदा होगा। वहाँ कम्युनिटी एक्टिव हो गई है और ऑक्सफोर्ड में वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएँ। अब इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं। पहले वो ये कहते थे लड़ ही नहीं सकते, फिर वो ये कहते थे हार जाएंगे, अब वो ये मानना शुरू हो गए कि वो जीत भी सकते हैं। ये उनका कहना है। अब इसमें जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, क्योंकि वो ये सारे मामलात को वहाँ डील कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी जायदादें जब्त करने के लिए नैब ने दरख्वास्त डाल दी है। वजह क्या है? वजह वही कि इमरान खान साहब की हमायत या उनकी सपोर्ट या उनके लिए काम करना। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी को जितना मैं जानता हूँ या जैसा उनका इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ है, वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन आप यहाँ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी देखें, उनकी कार्रवाइयाँ देखें कि लोग यहाँ पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कच्चे के डाकू अपने चैनल बना के वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। पूरे पंजाब के अंदर सूरत हाल महंगाई की आपके सामने है, बैड गवर्नेंस आपके सामने है। इसके बावजूद यहाँ लाहौर में नौजवानों को पकड़ के फिर भी हॉल नहीं भरा, तो कुछ बंदे इधर उधर से पकड़ के, कुछ वहाँ के मुलाजमीन पकड़ के, कुछ सरकारी मुलाजमीन बिठा के, तो हॉल के अंदर थोड़ी काबिल जिक्र तादाद इकट्ठी करके तो प्रोग्राम कर रहे हैं जी इमरान खान के वाइस चांसलर के इलेक्शन के खिलाफ, और पीटीवी उसको दिखा रहा है जी टीवी के ऊपर। आप अंदाज़ा करें कि एशिया का वाहिद आदमी है और पाकिस्तान को ये इज्जत मिल रही है कि पाकिस्तान का एक शहरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। कितनी बड़ी बात। और यहाँ पाकिस्तान का जो सरकारी टेलीविज़न है वो एक ऐसी तकरीब को दिखा रहा है जिसका न सर है न पाँव है, और नीचे जो टिकर्स चला रहा है ज़रा वो आप सुनिए। ये पीटीवी के टिकर्स हैं। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के इंतखाबात। अगला टिकर है, सजा याफ्ता कैदी 9 मई को रियासत पर चढ़ दौड़ा, दहशतगर्दी वापस लाया। यह साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है। सजा याफ्ता कैदी के हिस्सा लेने पर दुनिया को हैरत, यानी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर दुनिया को हैरत, आलमी मीडिया ने आड़े हाथों ले लिया। इनको तकलीफ पता किस बात की है कि आलमी मीडिया ने इमरान खान को उठाकर सर का ताज बना लिया है। वो जिस आलमी मीडिया की तरफ देखते हैं वहां पे इमरान खान की खबरें छप रही होती हैं। ये जितनी मुखालफत करेंगे इमरान खान साहब की खबरें उतनी ज़्यादा छपेंगी आलमी मीडिया में। ये तजुर्बे की बात है, लेकिन इनको अक्ल तो है नहीं। वो इमरान खान साहब ने इनके बारे में एक नया स्टेटमेंट दिया। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बूट को इज्जत देने की वजह से बचे हुए हैं, यानी वो बूट को इज्जत दे रहे हैं, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग बचे हुए हैं, और अगर बूट को इज्जत ना दें तो ख़त्म हो जाएंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और इमरान खान साहब के साथ जो इनका सलूक है वो भी आप देख लीजिए, अंदाज़ा कीजिए। आपके बाबर अवान साहब सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, इमरान खान साहब के साथी हैं। वो ये कहते हैं जब वो इमरान खान साहब को मिलने गए तो उनके बकौल इमरान खान को कुलभूषण यादव से भी बुरी हालत में रखा गया। वो कहते हैं जब मैं सर्दियों में गया तो सर्दी थी उस वक्त, तो मैं कंबल लेकर गया था। तो मैंने इमरान खान साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में 3 जगह जो है उनमें वो खुली हुई हैं, खिड़कियाँ हैं वहाँ पे, वो जो ऊपर रोशनदान टाइप जो होते हैं सामने से इधर से। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया जाए, कोई लिफाफा लगा दिया जाए, मुझे इजाज़त दीजिए मैं यहाँ लिफाफा लगा लूँ ताकि ये हवा अंदर ना आए ठंडी। तो इसकी इजाज़त जो है वो इमरान खान साहब को नहीं दी गई। ये सलूक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो रहा है और ये याद रखा जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग भूल जाएंगे। कच्चे के डाकू इस मुल्क में वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गज़ा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपको उठाकर पुलिस वाले मार मार के गाड़ियों में डाल के ले जाएंगे। सेनेटर मुश्ताक, उनकी अहलिया, उनके छोटे बच्चे, उनके साथ यही हुआ। 12 साल के बच्चे के पीछे पुलिस ऐसे भाग रही थी जैसे पता नहीं दहशतगर्द है। 15 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर दिया है। ये जनाब पुलिस की कारकर्दगी है। यानी आम और पुरअमन शहरी हैं, वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि लोग आए एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, डी चौक में आकर बैठ गए, लोग फैज़ाबाद में आकर बैठ गए, पुलिस उनके साथ मिलकर नारे लगा रही थी, इसी फ़लस्तीन के लिए आकर बैठे थे। और जब वो लोग आए जो एक्चुअली एहतजाज करना चाहते हैं, जो रियासती मर्जी के खिलाफ आए हैं, जिन्हें रियासत ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो उनको डंडे मार के उनको गाड़ियों में उठा उठा के लेकर जा रहे हैं। छोटे बच्चों के पीछे ऐसे भागते, इसराइल मारता है फ़लस्तीनी बच्चों को, तो पाकिस्तानी बच्चे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाने निकले हैं, और क्या बात है। तो आप बच्चों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे उन्हें पकड़ रहे हैं, उनके मोबाइल छीन रहे हैं जैसे वो दहशतगर्द हैं। अभी यही इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुजाहिरीन के साथ खड़ी थी, नारे लगा रही थी, खुशियां मना रही थी, जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं। तहरीक लबैक वाले जब आए थे तो उनको पुलिस ने यही कहा था ना, जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं फ़लस्तीन वाले मामले में। तो क्या सेनेटर मुश्ताक और ये एहतजाज करने वाले सेव गज़ा वाली जो तहरीक चल रही है, ये कुछ और चाहते हैं? इनको उठा के सबको बंद कर दिया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि जो हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है वो जो मर्जी करे, और जो नहीं सूट करता उसे कुछ भी नहीं ये कर देते, बल्कि उसको उसके जायज़ हक से भी महरूम किया जाता है। फजल रहमान साहब वाले मामले में जी एक दफ़ा फिर क्लियर कर दिया है, और इस मरतबा क्लियर किया हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने। इन्होंने कहा कि JUI इनकी जमात जो है वो ना तो हुकूमत में शामिल होने का कोई फ़ैसला उन्होंने किया है और ना वो हुकूमत की हमायत करेंगे। लेकिन एक खबर आई कि फजल रहमान साहब ने 2 सेनेटर्स मांगे खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि उनके लिए 1 सेनेटर जीतना भी मुश्किल है। पहले उन्होंने 1 सेनेटर मांगा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि फजल रहमान साहब को तो 1 सेनेटर दे देगी PTI, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया कि उनके चाहे 4 और 5 वोट हैं, लेकिन वो करेंगे ये कि ज़्यादातर MPs को ख़रीद के अपना 1-1 सेनेटर या 2-2 सेनेटर निकालेंगे। तो ऐसे में PTI डर गई और उन्होंने कहा जी हमारे तो MP बिक जाएंगे। उन्हें यह खौफ पैदा हो गया, क्योंकि एतबार तो है नहीं अपने बंदों पे, पहले भी बिके हुए हैं, और इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग में होता है। तो इसमें जो है वो फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है, तीनों को 1-1 सीट दे देंगे। ये भी हुआ था पहले, लेकिन अब पीपल्स पार्टी और PMLN को 1-1 सीट देने के बजाय फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि आप मुझे 2 सीटें दे दें
और बाकी जो है वो 9 सीटें आप रख लें 8 के बजाय। लेकिन इसमें एक और फड्डा है। वो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो पीछे नहीं हटेंगे ना, ये बिला मुकाबला तो होगा नहीं, तो वो दोनों भी अपने एक एक उम्मीदवार को लेकर आएंगे या दो दो को लेकर आएंगे और फिर एमपीएस की मंडी लगेगी। और उस मंडी में क्या अली अमीन गंडापुर साहब की या उनकी सूबाई हुकूमत की एक कैपेसिटी है कि वो अपने सारे वोट अपने पास रख सकें और अपने सेनेटर्स को जितवा सकें? ये एक बड़ा सवाल है, इसको उस वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि अब फजलुर रहमान साहब ने भी 2 सेनेटर मुबैना तौर पे उनकी ये डिमांड है, लेकिन ये मुबैना तौर पे खबरों के ज़रिए से है, सोर्सेज के ज़रिए से है। अच्छा, एक और चीज़ है, जितने भी लोगों की सीटें छीनी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकाउंटिंग में, दोबारा गिनती करने में, उन सबका एक ही मौक़िफ़ है। वो सारे ये कहते हैं कि हम सबको रिकाउंटिंग के वक्त टेलीफोन कॉल्स आई और हमें ये कहा गया, राब्ते किए गए, बंदे मिले और ये कहा गया कि अगर आप नून लीग ज्वाइन कर लें तो आपकी ये सीट ऐसे ही रहेगी, रिकाउंटिंग में आपको नहीं हराया जाएगा। लेकिन हमने इनकार किया तो हमारी सीट हमसे छीन ली गई। अब होता क्या है कि बैलेट पेपर के ऊपर पीटीआई के उम्मीदवार को वोट पड़ा हुआ है तो डबल मोहर लगा देते हैं। एक मोहर ही और लगानी है ना, एक पहले लगी हुई है, एक और लगा दी, तो 2 मोहरें लगा के वोट ज़ाया कर दिया। तो इस तरह 10-10, 15-15 हज़ार वोट ज़ाया किए जाते हैं। पीएमएलएन के 1-2 हज़ार वोट ज़ाया कर देते हैं, पीटीआई को 10-12-15 हज़ार वोट ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह जो है पीएमएलएन के वोट थोड़े से कम होते हैं और पीटीआई के बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो पीएमएलएन का कैंडिडेट जितवा देते हैं। ये इस फार्मूले पे चल रहे हैं। इसका हल क्या है, इसके हल पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वीलॉग को यहाँ रोकते हैं, बात होती है अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।